की ही एक और भयंकर हमले की तस्वीर है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए दावा किया गया है कि अमेरिकी सेना ने ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया और उसके रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए। हालांकि इन तस्वीरों की कोई विश्वसनीय पुष्टि नहीं है। कुल मिलाकर ये तस्वीरें संदेश हैं कि मिडिल ईस्ट का तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। शांति के रास्ते में तमाम इफ एंड बट अभी बाकी हैं। मिडिल ईस्ट ने पूरी दुनिया को आर्थिक दबाव में डाल रखा है। इस सब के बीच दुनिया ईरान युद्ध के फिर से भड़कने और आर्थिक संकट के और बढ़ने के भय में डूबी है। तो क्या ग्लोबल टेंशन के बीच दुनिया के देशों के लिए शांति का कोई अचूक मंत्र बचा है? मोदी 15 जून से फ्रांस के दौरे पर हैं, अपने दोस्त और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के विशेष निमंत्रण पर G7 की बैठक का हिस्सा बनने। जाहिर है ग्लोबल टेंशन के बीच मोदी मंत्र की दरकार दुनिया को है, जो सीधा, सपाट और सरल है। वैश्विक तनाव के बीच मित्रता का सूत्र, परस्पर सहयोग और परस्पर हित, वैश्विक शांति और स्थिरता पर जोर, आतंकवाद के विरुद्ध एकजुटता का सूत्र और एक ध्रुवीय विश्व नहीं बल्कि बहुध्रुवीय विश्व और विदेश नीति की स्वायत्तता पर दृढ़ता। सब कहते हैं 21वीं सदी भारत की सदी है। आज विश्व बंधु के रूप में भारत दुनिया को नया भरोसा दे रहा है। भारत की ग्रोइंग कैपेबिलिटीज ने पूरी दुनिया को स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी की उम्मीद दी है। न्यू इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को एक मजबूत पिलर के रूप में देखा जा रहा है। पीएम मोदी साल 2025 के फरवरी महीने में फ्रांस गए थे। हालांकि इमैनुअल मैक्रों से उनकी मुलाकात इसी साल 17 से 19 फरवरी को भारत में हुई थी। मैक्रों भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए थे। माना यह जा रहा है कि G7 में विशेष तौर पर आमंत्रित पीएम मोदी की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी हो सकती है, क्योंकि ट्रंप के भी G7 में पहुंचने की बात है। अगर ये मुलाकात हुई तो दोनों नेता 16 महीने बाद मिलेंगे। इन 16 महीनों में भारत और अमेरिका के बीच बहुत कुछ बदल चुका है। इसमें भारत पर ट्रंप के 50% भारी अवैध टैरिफ से लेकर उनकी पाकिस्तान परस्त नीति, ट्रेड डील पर खींचतान और ऑपरेशन सिंदूर पर बेसिर पैर के बयान और झूठ तक शामिल रहे हैं। Many planes were shot down. It was all out, and I called them. I said, "Listen, I'm not doing trade deals with you two guys if you don't settle this up." They said, "No, no, no. That has both of them. They didn't want to do that." I said, "No, it has to. If you don't do it, I'm not doing a trade deal. We're not doing a trade deal." अब वही ट्रंप एक बार फिर मोदी की प्रशंसा में डूबे हैं। ट्रंप ने फिर से दोस्ती के तराने छेड़े हैं। दुनिया के सबसे अविश्वसनीय किरदार का अदृश्य तमगा हासिल किए बैठे ट्रंप ने पीएम मोदी को एक बार फिर अपना अच्छा दोस्त कहा है। तो कम में ज्यादा समझिए और बस यही 3 लाइन ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अमेरिका कूटनीति की लाइन इन तीनों लाइनों से कहीं आगे, कहीं अलग और कहीं गंभीर है। खासकर भारत के लिए अब ऐसे बयान महत्वहीन हैं। Well, we have it, and look, India for years has, and I don't blame them, I blame us because we had stupid people here.
India for years took advantage of this country. They charged us tremendous tariffs, and we're making a lot of money with India. But we'll get to a deal, because I like your Prime Minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship. ट्रंप जानते हैं कि दुनिया में उनकी खींची लाइन छोटी और बहुत छोटी हो चुकी है। ईरान ने उन्हें जिस तरह नापा है, उसके बाद अमेरिकी हिपोक्रेसी और दादागिरी की हवा निकल चुकी है। अब अपनी इमेज फिर से ठीक करने के लिए ट्रंप को एक ऐसे शख्स की जरूरत है जिस पर दुनिया का भरोसा हो। और जाहिर है, यह शख्स चिंदी चोर शहबाज और आतंकी माइंड वाला मुनीर तो नहीं हो सकता। तो क्या ट्रंप को लगता है कि मोदी एक बार फिर दोस्ती में वही गर्मजोशी दिखाएंगे? इस जवाब के लिए पीएम मोदी के मित्र और रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सुनना जरूरी है। यानी भारत, रूस, चीन का एक साथ आना। इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है और 2027 में चीन ये जिम्मेदारी संभालेगा। ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत के समर्थन की बात चीन ने की है। भारत में चीन के राजदूत कह चुके हैं कि दोनों देश ब्रिक्स और एससीओ के विकास को मिलकर आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। चीनी राजदूत शी फिहोंग ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दोनों देश मिलकर एक समान और व्यवस्थित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। करीब 2 साल पहले चीन भारत राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर शी जिनपिंग ने ग्लोबल लेवल पर भारत चीन के योगदान की चर्चा की थी। भारत चीन के रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने को लेकर चीन एक्टिव है। इसकी एक और बानगी है चीन के राजदूत शी फिंगहोंग का एक और ट्वीट, जिसमें वो आईएमएफ की रिपोर्ट का हवाला देते लिखते हैं कि 2026 में दुनिया की अर्थव्यवस्था को कौन ड्राइव कर रहा है। आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार वर्ष 2026 में वैश्विक वास्तविक जीडीपी वृद्धि में 40% से ज्यादा योगदान अकेले चीन और भारत का रहने का अनुमान है। इसमें चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। भारत की प्रगति और उसकी उपलब्धियों की गाथा दुनिया में गूंज रही है। जिसकी चर्चा खुद पीएम मोदी के मित्र और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। भारत की तेज रफ्तार इकोनॉमी के पीछे वो असली वजह मोदी के विजन और परिश्रम को बताते हैं। मोदी ने दुनिया को और खासकर ट्रंप को बखूबी समझा दिया है कि भारत को विदेश नीति पर किसी का भी लेक्चर मंजूर नहीं। भारत रूस दोस्ती को लेकर ट्रंप के बनाए तमाम प्रेशर को पीएम मोदी ने दरकिनार कर दिया। पीएम मोदी का फोकस भारत की इकोनॉमिक गति और भारतीयों की जिंदगी आसान बनाए रखने पर है। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया हथियारों की एक बड़ी डिमांड दुनिया के कई देशों में बनी है। फिलहाल मोदी का फोकस देश हित पर है और मौजूदा वैश्विक संकट के बीच नए रास्तों की तलाश पर है। पहले बहुत बड़ा कोरोना का संकट आया, फिर जगह जगह युद्ध शुरू हो गए और इतना बड़ा ऊर्जा संकट, इसने पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। गैस की सप्लाई चेन ध्वस्त हो रही है। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे बहुत संतोष है कि 140 करोड़ भारतीयों के साझा प्रयासों से देश ऐसे हर संकट का मजबूती से मुकाबला कर रहा है।
तो एक तरफ मोदी देश को हौसला दे रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष और उसके नेता देश को डराने और भयभीत करने में लगे हैं। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। सवाल यह है कि क्या वास्तव में देश आर्थिक सुनामी झेलने जा रहा है? फिलहाल जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी तस्वीर विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों को और ज्यादा निराशा से भर सकती है। ताजा रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जीडीपी के आंकड़ों में वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.7% की दर से बढ़ी, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि दर है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार पहली तिमाही में 6.7% रही, दूसरी तिमाही में 8.4%, तीसरी तिमाही में 7.8% और चौथी तिमाही में 7.8%। दमन मिनी इंडिया का जीता जागता उदाहरण बन चुका। यहाँ की विविधता, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों का यहाँ निवास करना, पूरे भारत की सुंदर सी झलक आपके बीच आकर मिल जाती है। आज देश जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल रहा है, गरीब कल्याण को लेकर इतने बड़े स्तर पर जो काम चल रहा है, इन सारे प्रयासों का परिणाम है कि आज देश बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। दुनिया देख रही है कि भारत और भारतीय अपने श्रम, अपने समर्पण और अपनी राष्ट्रभक्ति से 21वीं सदी का उज्जवल इतिहास लिख रहे हैं। भारत की इस तेज रफ्तार इकोनॉमी की चर्चा 7 समंदर पार हो रही है। बीते 12 सालों में एक व्यक्ति के विजन ने पुराने इंडिया का न्यू इंडिया में संपूर्ण सकारात्मक ट्रांसफॉर्मेशन किया है। दुनिया का हर देश भारत की इस रफ्तार के साथ जुड़ने को बेताब है। G7 में भारत की भूमिका मेहमान की नहीं बल्कि एक ऐसी उभरती शक्ति की है जिसकी भागीदारी के बिना वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक एजेंडा अधूरा माना जाता है। क्योंकि भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का एक बेहतरीन मॉडल है, क्षेत्रीय और रणनीतिक संतुलन के लिए बेहद अहम है, आतंकवाद और वैश्विक सुरक्षा में इसकी खास भूमिका है और सबसे बड़ी बात, भारत ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज है। एक बात और है जो बेहद अहम है। ट्रंप शासन के दूसरे फेज में G7 में शामिल देशों के साथ अमेरिका की बढ़ी दूरी, खासकर कनाडा और यूरोपीय देशों के साथ टैरिफ से लेकर ईरान युद्ध के बाद तक संबंधों में आया असामान्य तौर पर खिंचाव। अमेरिका के साथ कनाडा, यूरोपीय देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ की बढ़ी हुई दूरी दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण टैरिफ, रक्षा खर्च और कुछ विदेश नीति संबंधी मतभेद रहे हैं। बड़बोले ट्रंप अपने मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों का भी सार्वजनिक रूप से मखौल उड़ाते दिख चुके हैं। ट्रंप की सनक ने अमेरिका को सिर्फ आर्थिक या फिर ग्लोबल परसेप्शन के लेवल पर कमजोर नहीं किया, बल्कि रणनीतिक तौर पर भी कहीं का नहीं छोड़ा। हाल यह है कि नेटो तक अब प्रभावी बताया जाता है। ईरान ने जब ट्रंप को हॉर्मुज में घेरा और तबीयत से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को धुआं किया, तब ट्रंप ने यूरोपीय देशों को भी ईरान युद्ध में खींचने की कोशिश की और तब उन्हें टका सा जवाब कई G7 देशों ने दिया था। जैसे जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने कहा, यह हमारा युद्ध नहीं है, हम इसमें सैन्य योगदान नहीं देंगे। इसी तरह फ्रांस ने युद्ध में सक्रिय भागीदारी से इनकार कर दिया। तो वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा, ब्रिटेन अपने फाइटर प्लेन नहीं भेजेगा। स्पेन ने अमेरिकी विमानों को अपने बेस से हमले की इजाजत नहीं दी।
तो वहीं इटली ने भी ईरान युद्ध का समर्थन नहीं किया। इनमें से कुछ वो यूरोपीय देश हैं जिन पर ट्रंप ने अपने अवैध टैरिफ से वार किया था। इतना ही नहीं, नेटो के खर्चे में कटौती और उससे बाहर निकलने की धमकी देकर इन यूरोपीय देशों को कई मंचों से अपमानित भी ट्रंप ने किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इतने भरोसेमंद दोस्तों पर किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसे अहंकारी हमले पहले कभी नहीं किए थे। Well, we don't need too much help, and we don't need any help, actually. In fact, we just put out a notice. I was watching over the last couple of weeks. I think NATO's making a very foolish mistake, and I've long said that, I wonder whether or not NATO would ever be there for us. पहले भारत को अक्सर गुट निरपेक्ष या किसी एक खेमे के करीब माना जाता था, लेकिन नए भारत ने मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपनाई है, जिसका सूत्र है परस्पर सहयोग और परस्पर हित। चाहे ईरान अमेरिका वॉर हो या यूक्रेन रूस वॉर, पीएम मोदी ने इस बात को बार बार दोहराया कि यह समय युद्ध का नहीं है, और खुद पीएम मोदी भी इसी सूत्र पर चले। जब आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबक भारतीय सेना ने सिखाया और तबाही दिखाकर भारत अपने लक्ष्य पर फिर वापस मुड़ गया। यही वजह है कि पूरब में जापान से लेकर पश्चिम में यूरोप और कनाडा अब भारत को एक शानदार साझेदार के तौर पर देख रहे हैं। सच ये है कि पीएम मोदी ने भारत अमेरिका संबंधों में जमी बर्फ की परवाह कम की और अमेरिका के विकल्पों की तरफ ध्यान ज्यादा दिया।